आपकी राजनीति में उस तरह की बार्गेन पावर नहीं रह जाएगी। मणिपुर में बहुत मिक्स इसलिए है क्योंकि भाजपा तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर ही रही है, वहाँ पर दोनों स्थानीय पार्टियाँ एनपीपी और एनपीएफ जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं उससे बाद में पता चल सकता है कि अगर 30 के नीचे भाजपा बाद में रही तो फिर इनकी ओर पूरे देश का ध्यान जाएगा, जिनको सिर्फ चुनाव के वक्त हम सभी लोग याद करते हैं, उसके पहले ढंग से इन पार्टियों के बारे में कोई बात नहीं कर पाता है। एक वजह यह भी है कि एक छोटे से राज्य में कुछ हिस्सों में बहुत सक्रिय रहती हैं पार्टियां, इसलिए भी इनकी चर्चा नहीं हो पाती है। अब गोवा में भी जिस तरह से दिखाया गया था कि इस बार हो सकता है टीएमसी बहुत बड़ा उलटफेर कर दे, आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा उलटफेर कर दे, ऐसा नहीं है। वहाँ भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही जो प्रमुख मुकाबला है वो नतीजे आ रहे हैं और थोड़ा बहुत जो बार्गेन पावर आएगी, मुझे लगता है कि टीएमसी और गौमंतक पार्टी के बीच जो गठबंधन है उसको बाद में कुछ बार्गेन करने की क्षमता मिल सकती है, लेकिन तभी जब मेजॉरिटी ना मिले। अब क्योंकि पूरे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या होंगे, ये सिर्फ बड़बोलेपन की बात नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में न सिर्फ 80 लोकसभा सीटें हैं, बल्कि हिंदी बेल्ट में या कहें पूरे देश में एक इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, उसके रुझान से आंका जाता है कि आगे देश का रुझान क्या होगा। जैसे 2017 में जब भाजपा इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई तो ये कहा गया कि 2014 का सिर्फ एक करिश्माई प्रदर्शन नहीं था, अब भाजपा का उत्तर प्रदेश में ऐसा जनाधार बन गया है कि 2019 में भी दोहराएगा। 2019 में भाजपा को दोगुना चुनौती दी गई 2014 के मुकाबले। सपा और बसपा ने अलायंस बनाया और एक मजबूत अलायंस के जरिए चुनौती दी, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि लगभग 50% वोट प्रतिशत लाते हुए वो 300 का मार्का पूरे देश में पार कर गई और उत्तर प्रदेश में लगभग 65 सीटें उसे मिल गई। 64 सीटें शायद उस गठबंधन की आई थी, क्योंकि 10 बहुजन समाज पार्टी की रही, 5 समाजवादी पार्टी की और 1 कांग्रेस की, बाकी सपा और बाकी भाजपा अलायंस के पास ही सीटें रही। तो उत्तर प्रदेश में अब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 12 बजे से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया, 12:15 बज चुके हैं। 12:15 बजे के रुझान का मतलब है कि एकदम से उलटफेर तो अब संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थक इस बात का संतोष कर सकते हैं कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में माना जाएगा कि वही प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, जैसे आरजेडी के लोग बिहार में इस बात का संतोष कर रहे हैं। लेकिन जीत हार का जो फासला है वो बहुत बड़ा है। वोट फीसदी का जो फासला है भाजपा और सपा के बीच लगभग 10% का है। बस यही रही बात कि 2014 में, 2017 में, 2019 में जिस समाजवादी पार्टी को 21, 19, 18% के आसपास वोट मिल रहे थे, वो पहली बार ऐसा दिख रही है कि 30% से ज़्यादा। अब इससे 2 बातें समझी जा सकती हैं। एक बात तो ये समझी जा सकती है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर है, समाजवादी पार्टी की लहर है, दरअसल वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उनके लहर का पैमाना 30% वोट ही था, क्योंकि 2012 में जब सपा की लहर कही जाती थी तो 2012 में सपा को 30% से भी कम वोट मिले थे, 29 कुछ फीसदी वोट मिले थे। बसपा की भी जिस लहर की बात की जा रही थी, सतीश मिश्रा जिन टीवी चैनलों पर बैठ बैठ करके बसपा की लहर की बात करते थे, बसपा के पास वोट फीसदी की बात करते थे, तो वो कहा करते थे 2007 जैसा चुनाव होगा, इसलिए 2007 के हिसाब से, यानी कि 2007 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, हम 30% पाते ही बहुमत का मार्का पार कर जाएंगे। पहली बात तो 30 तो छोड़िए, 15 के इर्द गिर्द बसपा है या उससे भी नीचे वोट फीसदी ईसीआई के अभी टैली में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये रही कि अगर इनका आकलन था कि 2007 जैसा नतीजा आएगा, तो इनका आकलन पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बहुजन समाज पार्टी का यह आकलन ध्वस्त हो गया। समाजवादी पार्टी के लोग सोच रहे थे 2012 जैसे नतीजे होंगे और वो उसी की तरह परफॉर्म कर रहे थे, और 2012 से भी बेहतरीन समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया। लेकिन इसके क्या मतलब है? 35% से ज़्यादा वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूरे गठबंधन को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो लगभग 45% वोट ला करके इतना बड़ा अंतर पैदा कर दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूरे गठबंधन को जितनी सीटें मिल रही हैं उसके 2 गुना से भी ज़्यादा भाजपा गठबंधन को सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहली बार अपना कोर वोट भी खो रही है, तो उसके वोट फीसदी से जो कुछ बचा हुआ है उससे सीटों में कन्वर्ट होने की बहुत गुंजाइश नहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 के जब नतीजे आए तो अपना दल सोनेलाल, जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती हैं,
उसके लोग, उसके समर्थक कहा करते थे कि इस चुनाव में हमने सीट के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है, अगले चुनाव में हम बसपा को पीछे छोड़ देंगे। तब ये मजाक लगता था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बड़े जनाधार की पार्टी है और अपना दल सोनेलाल जो पार्टी रही है वो 1-1.5% वोट के इर्द गिर्द सिमटी रही थी। भले पिछली बार लगभग सारी सीटें 11 में से 9 सीटें जीत ली थी, इस बार भी लगभग वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। अगर ECI के रिजल्ट देखें तो आप 12-13 सीटों पर वो लीड कर रही है। तो हो सकता है कि उसके समर्थक इस बात का आप दावा करने लगें कि वो उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं, बशर्ते कि पश्चिम में जयंत चौधरी फैक्टर जो है अभी लगभग 10 सीटों पर लीड करती RLD दिखाई दे रही है, वो भी दावा कर सकते हैं। तो इस चुनाव में एक बात तो साफ कही जा सकती है कि जिस उत्तर प्रदेश को भाजपा, सपा और बसपा के नज़रिए से देखा जाता था, वहाँ पर नए नए खिलाड़ी अब अपना दावा ठोकेंगे। जैसे कि NDA गठबंधन की तरफ से अपना दल सोनेलाल की पार्टी, यानी कि जो अनुप्रिया के नेतृत्व में है, वो पार्टी दावा ठोकेगी कि हमारे पास 2 डिजिट में विधायक होंगे, अगर यही रहे नतीजे तो। और दूसरी तरफ अगर RLD ठीक ठाक प्रदर्शन करने में रह गई तो इधर विपक्ष के खेमे से RLD कहेगी कि हम यहाँ पर तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो कई नए दलों का एक उभार देखने को मिल रहा है और वो हो सकता है कि लोकतंत्र के नज़रिए से बेहतर हो, लेकिन अखिलेश यादव का तो सीधा आरोप है कि अगर ये चुनाव भाजपा अपने हिसाब से ले गई, उसके नतीजे उसके अनुकूल आए, तो लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर इसके बहुत मायने नहीं रहेंगे। हालांकि क्योंकि वो विपक्षी दल के आरोप हैं तो उसे आरोप की ही तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2019 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह मेजॉरिटी से जीता और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां सपा और बसपा जैसे 2 मजबूत दलों का गठबंधन था और वो गठबंधन में ठीक ठाक वोट भी कन्वर्ट हुए थे, लगभग हर सीट पर 5 लाख के करीब वोट मिल रहे थे, बावजूद उसके भाजपा 5.5 लाख 6 लाख वोट ला करके जीत गई। तो ये कहना अलग बात है कि अलग अलग लड़ करके हम भाजपा को रोक लेंगे। अब क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो यही है कि मायावती ने गठबंधन तोड़ा था, तो इसके लिए बहुत अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी नहीं गई। दूसरी बात कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से पिछड़ों अति पिछड़ों के अन्य दलों को, किसानों के मुद्दों को भुनाया, उसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। जैसे कि वो किसान आंदोलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किए, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने का उनको ये तो फायदा हुआ कि परसेप्शन की लड़ाई में ये दिखने लगा कि वही लड़ाई में है। और उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पूरा मामला था, वो जहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी भी बसपा से बेहतर वोट फीसदी के मामले में प्रदर्शन नहीं की थी। 2017 के ही आंकड़े ले लीजिए, बसपा को जहां वहां 23-24% वोट मिले थे, सपा वहां 16-17% के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। लेकिन अब की क्या हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर वहां के मुस्लिम बटकर वोट करते हैं, तो उनके मन में भी एक बात यह आ गई कि यहां पर चुनाव सिर्फ और सिर्फ सपा बनाम भाजपा हो रहा है, सपा RLD गठबंधन बनाम भाजपा हो रहा है। उससे क्या हुआ कि बसपा को पश्चिम में उस तरह से मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, या कहें कि मुस्लिमों ने एक तरफा सपा RLD गठबंधन को वोट दे दिया। बावजूद इसके इस तरह के नतीजे इसलिए भी हैं क्योंकि वहां कोई बहुत बड़ा जनाधार इसलिए नहीं कहा जा सकता, यादव आबादी ना के बराबर है, 2-4% है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन 2 फेज की बात हो रही है जहां पर 113 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो जब पूरे के पूरे मुस्लिम का पोलराइजेशन, एक चीज आप देखिए कि जितना बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा था कि जाट वोट एक तरफा पोलराइज होकर के सपा RLD के गठबंधन को वोट करेगा, वो वैसा नहीं था। आप हमारी बोलता हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स भी देखिए कि सरकार से खूब नाराज थे लोग, सरकार को खरी खोटी सुना रहे थे, योगी सरकार को, मोदी सरकार को, लेकिन जाट समाज के लोग अपनी मिक्स प्रतिक्रिया दे रहे थे और उनकी मिक्स प्रतिक्रिया ये थी कि हम नाराज तो बहुत हैं लेकिन हम भाजपा को वोट देंगे। सांप्रदायिक मुद्दा जो 9 साल पहले उठाया गया था, जो मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं अभी अंदर अंदर ही गर्म था। दूसरी बात कि जो राष्ट्रवाद की एक बाइनरी है उसमें जाट सबसे ज़्यादा कैच करता है। फिर भी सिर्फ वहीं की बात नहीं की जा सकती। अगर आपको वोटिंग पैटर्न समझना है, ठीक है, किस दल किस विचारधारा से किस तरह के आप ताल्लुकात रखते हैं उससे अलग, अगर वोटिंग पैटर्न को समझना है तो इस देश के मिजाज में आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वॉलंटियर से भी ज़्यादा असरदार इस देश में कोई कैंपेनर है तो वो है इस देश के टीवी चैनलों के एंकर। उनके कैंपेन का असर अगर आपको देखना है तो 2014, 17 और 19 से बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का इस रूप में देखेंगे। अब वो चीज़ समझिए क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक जहां भी हम गए, किसानों के बीच, किसान लगभग आधी आबादी है जिसमें एक बहुत बड़ा तबका OBC का है। जब किसानों के बीच हम जाते तो किसान सीधा चिल्लाते हुए दिखाई देते, नाराज होते हुए दिखाई देते कि सांड आकर के पूरे खेत को चर जा रहे हैं, जितने गोवंश हैं उनके खेत में फसल नहीं होने दे रहे हैं।
अब क्योंकि रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर गोवंश की रक्षा की जिम्मेदारी लेती है तो उनको अच्छे से रख रखाव की उसकी जिम्मेदारी थी। एक एक किसान इस बात से नाराज था कि बीजेपी की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वोट उससे नहीं बदल गए। यानी कि खेतिहर किसान और खासकर उसमें एक ओबीसी तबके का, कुर्मी कोयरी जैसी जातियों का एक तरफा रोजी रोटी जिस तरह से जुड़ी हुई थी किसानी से, उस पर चोट पड़ रही थी, फिर भी भाजपा को वोट दिया गया। इसके पीछे की मानसिकता आप बोलता हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं, और हम आपको अभी भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जब आप जाते हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मगर जब वो शाम में टीवी चैनल खोलते हैं तो उन्हें एंकर बता रहा होता है कि अगर योगी न होते तो क्या हो गया होता, मोदी न होते तो क्या हो गया होता, भाजपा की सरकार न होती तो क्या हो गया होता। उन्हें लगता है कि तकलीफें तो हमने जिंदगी भर झेली हैं, तकलीफें हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ गई हों, लेकिन अगर ये न होते तो क्या होता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देखिए कोरोना के टाइम। कोरोना एक महामारी है, उस वक्त में लोग मर रहे थे, समस्या थी, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, ये पूरी दुनिया की तस्वीर थी और ये दर्दनाक तस्वीर थी। लेकिन दर्दनाक और खौफनाक तस्वीर थी भारत में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा खौफनाक तस्वीर थी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में जिस तरह से लाशें आपको जलती हुई दिख रही थी, उससे भी ज़्यादा भयानक तस्वीर आई जब प्रयागराज में आपने देखा गंगा किनारे हजारों की संख्या में लाशें ऐसे दफना दी गई थी। उन्नाव में, कानपुर में, अन्य अन्य जिलों में आप देखिए हजारों की संख्या में लाशें ऐसे फेंक कर चले आ रहे थे प्रशासन के लोग। एक तरफा नाराजगी थी, क्योंकि कोविड के टाइम में शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा शहर के लोग, जिसकी डेमोग्राफी अगर आप समझते होंगे, शहरी सवर्ण लोग थे जिनके घरों से लाशें निकल रही थी, गिर रही थी। लेकिन उसके बाद मीडिया ने कमान संभाली और बताना शुरू कर दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो क्या हो गया होता, अगर मोदी की सरकार ना होती तो क्या हो गई होती। मौत से ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है, मौत से ज़्यादा खौफनाक कुछ नहीं है, और मौत जैसे दर्दनाक और खौफनाक मंजर को देखने के बाद अगर एक दल से जुड़े रहने का, एक दल में भरोसा रखने का हौसला कोई दे सकता है तो दिन रात सुबह शाम घरों में चलने वाले टीवी चैनल। इसलिए इस फैक्टर को जब तक नहीं मानेगा जो भी विपक्षी दल है, उसे फिर ठीक है ईवीएम की बातें करें, अधिकारियों के हैक होने की बातें करें, वो बहुत वैलिड नहीं रह जाती। अखिलेश यादव ने इस चीज़ को एक हद तक समझा। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, परसेप्शन बनाने की लड़ाई में, हो हल्ला मचाने की लड़ाई में वो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देते हुए दिख गए। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत प्रचार तंत्र है, और वो मजबूत प्रचार तंत्र इसलिए हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग सारे टीवी चैनलों पर, अखबारों पर अपना होल्ड रखती है। अब क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को भांपने में पूरी तरह से फेल रही, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ समस्या ये है कि उसने ना तो मीडिया कम्युनिकेशन को उतना तवज्जो दिया और ना ही अपने कैंपेन को सोशल मीडिया पर उस तरह से उभार दिया। बूथ पर जिस तरह से काम करना होता है, जिस तरह से टिकट बांटे जाते हैं और जिस तरह से संगठन को काम दिया जाता है, कई कई महीने पहले कैंडिडेट घोषित, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बेहतरीन काम किया था इसमें। उसके ज़्यादातर कैंडिडेट आपको मिलेंगे 3-3, 4-4 महीने पहले से अपने मतदाताओं के पास जा रहे थे। लेकिन अब ये दूर की बात हो गई और देर की बात हो चुकी है। अब सिर्फ पुराने पैटर्न पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। एक संगठन बचाए रखने के लिए, वोटर का आधार बचाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने, हो सकता है कि वो सब कुछ किए हों जो उसको ज़रूरी लगा हो, लेकिन अब हर हाथ मोबाइल है, ये आधी से ज़्यादा आबादी के लिए तो आप कह सकते हैं। तो जब 60-70% लोग मोबाइल से खबरें देख रहे हैं तो उनको ये बाइनरी समझ में आनी चाहिए कि जब दो तरफा लड़ाई दिखाई जाती है तो उसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये दो तरफा लड़ाई क्यों नहीं हो सकती, दो तरफा लड़ाई में क्यों भाजपा बाजी मार ले जाती है, ये भी समझिए। जब दो तरफा लड़ाई होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक लीड पे थी। समाजवादी पार्टी ने जहां से शुरुआत किया, अभी 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए, समाजवादी पार्टी 18% वोट के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 50% वोटों पर आ चुकी थी। लड़ाई 18 बनाम 50% की हो गई थी। 2-3 दलों को समाजवादी पार्टी ने जोड़ा या अन्य और छोटे मोटे दलों को जोड़ा, लेकिन इनका कलेक्टिव वोट देखिए तो 4-5% से ज़्यादा नहीं था। यानी 20-22% का एक फ्रंट बना करके 51% के एक फ्रंट से टक्कर लेने की बात कही जा रही थी।
इसलिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस मामले में सफल कह सकते हो कि वो ना सिर्फ अपना वोट टैली 10-12% बढ़ाने में सफल दिख रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो वोट टैली है उसके गठबंधन सहयोगियों को उसको 10-12% नीचे भी ले आने में सफल रहे हैं। तो इधर से बढ़ना उधर से घटना, लेकिन इस बीच में बहुजन समाज पार्टी कमजोर दिखी। बहुजन समाज पार्टी किसी भी चुनाव में 20% के नीचे नहीं आई है। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा से गठबंधन, इसलिए अखिलेश यादव चुनाव लड़ा 38 सीटों पर लड़ा, तब भी बहुजन समाज पार्टी ना सिर्फ लगभग 20% के आसपास बढ़ाने में सफल दिख रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी है 18 उसके गठबंधन सहयोगी को, तो इसको समझा जा सकता है कि पिछले 2.5-3 सालों में तो इधर से बढ़ना जितनी चीजें जुड़ी थी उसका मतलब कोई बहुत समाजवादी पार्टी ने इसमें रोने धोने में या ब्लेम करने में टाइम नहीं लगाया। एक नए सिरे से 2022 के चुनाव की तैयारी की। बहुजन समाज पार्टी भी दावा करती रही कि किस तरह से वो आगे जा सकती है, लेकिन उस तरह से उसके नतीजे नहीं दिख रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात रही कि मीडिया और कम्युनिकेशन का न होना और बाइपोलर चुनाव हो जाना। बाइपोलर चुनाव से क्या होता है, ये पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत पार्टी रही। सीपीएम से कोई पूछे कि उसको क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी के पास एक कोर वोटर ना होता, बहुजन समाज पार्टी के पास एक दलित और उसमें भी एक बौद्धिस्ट माइंडसेट का दलित अगर ना होता, सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि का दलित ना होता, तो बहुजन समाज पार्टी भी उसी तरह से परफॉर्म करती जैसे सीपीएम 2-4% वोटों तक सिमट गई। लेकिन वोट फीसदी अगर बहुजन समाज पार्टी के बच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी के दम पे, क्योंकि उसके पास करोड़ सवा करोड़ तो ऐसे कैडर वोटर हैं जिनको हर हाल में बीएसपी ही चाहिए होती है। कांग्रेस वोट फीसदी के मामले में अपने कांग्रेस इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अपनी जिंदगी में जिस तरह से वोट फीसदी है, कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, कभी भी 6% के नीचे वोट नहीं पाई है। जो सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है उत्तर प्रदेश में वो 2017 और 2019 में रहा है, लेकिन तब भी 6% वोट के नीचे नहीं आई है। इतनी बदतर प्रदर्शन है कांग्रेस का कि 2-2.5% के आसपास वोट मिल रहा है। हो सकता है सीटें कहीं कहीं निकल जाएं, जैसे प्रमोद तिवारी की अपनी एक पुश्तैनी सीट मानी जाती है, हमेशा से वो चलाते आ रहे हैं, उस सीट पर वोटर ऐसे रहते हैं। अब उनकी जो बेटी हैं, जो मोना मिश्रा हैं, वो उस पर एक अच्छा चैलेंज करती हुई दिख रही हैं। और प्रमोद तिवारी के ही घर से जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो गुड जेस्चर में, आप गुडविल जेस्चर में आप देखें समाजवादी पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट ही नहीं उतारा, इसलिए हो सकता है वो सीट जीत जाएं। और इलाहाबाद उत्तरी में एक अच्छी फाइट देते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, हो सकता है आखिर में जब चुनाव नतीजे आए तो वो एक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखें। या फिर और जगहों पर आप देख सकते हैं, जैसे अजय राय को माना जाता है कि वाराणसी में एक अच्छा फाइट देते हैं। सहारनपुर में भी माना जाता था कि इमरान मसूद और नुमान मसूद कांग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार भी 90 हज़ार वोट लेकर आए थे कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बार नुमान मसूद बसपा में चले गए और इमरान मसूद सपा के साथ सहयोगी हो गए। तो इससे एक भी ये चीज़ समझ में आ गई कि कांग्रेस के पास उस तरह के वोटर तो नहीं है, लेकिन कुछ सीटें टारगेट करके, जैसे अजय लल्लू पिछली बार भी जीते थे, हो सकता है अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे होंगे तो उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि बहुत ऐसे नतीजे नहीं हैं कि कोई कह सके कि हमने भाजपा को चुनौती दी। सारे दल एक दूसरे को, समाजवादी पार्टी ये कह सके कि देखो हमने बसपा को कितना पीछे छोड़ दिया और बसपा से 2 गुना से ज़्यादा वोट पर आ गए, इसलिए उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख पार्टी हम हैं। और बसपा के लोग कह दें कि भले देखो हमारी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन कांग्रेस से 4 गुना के से ज़्यादा भी हमारे पास वोट दिख रहा है, तो हमने अपने कोर वोटर नहीं खोए हैं, उसमें हमारे कम जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे पास एक जो कैडर करोड़ सवा करोड़ लोग हैं वो सिर्फ बहन जी को देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के लोग ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए हमने कुछ सीटें निकाल ली अगर इस तरह के रिजल्ट आ गए तो। इसमें अपना दल जैसे लोग, जो अपना दल कमेरावादी रही, उसकी अभी सीटें निकलती नहीं दिख रही हैं। एक हाइप बनाया गया था, कहा जा रहा था कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही। 7 या 8 सीटें सपा अलायंस ने दिया था और सब पर उन्होंने पटेल उम्मीदवारों को खड़ा किया था। और पटेल उम्मीदवार इसलिए भी जरूरी हो गए थे क्योंकि अपना दल सोनेलाल, यानी जो अनुप्रिया की पार्टी है, उसने बहुत ज़्यादा पटेल उम्मीदवारों को नहीं लड़ाया था क्योंकि वो हार जीत के इक्वेशन पे काम कर रही थी। तो ये हो रहा था कि अगर 7-8 सीटों पर लड़ के 5-7 सीटें जीत जाती अपना दल कमेरावादी, तो यहाँ के पटेल समाज के लोग एक तरफा मानने लगेंगे कि अगले चुनाव के लिए कि पटेलों का नेतृत्व ये करती है। जो कुर्मी समुदाय के वोट हैं वो
सिर्फ वहीं पर जहां पर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट रहा है वहीं पर चैलेंज करते हुए दिखा है भाजपा को, नहीं तो भाजपा के साथ ही लगभग सीट वोट पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। मैं एक बार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिफ्रेश कर आपको अपडेट करना चाहूँगा कि देखें चुनाव आयोग किस तरह से दिखा रहा है आपको। इस पे अपना दल सोनेलाल की जो पार्टी है वो 12 सीटों पर लीड करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 248 सीटों पर लीड करती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर लीड कर रही है। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट वाली वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 114 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। ये अलग अलग पार्टियों के हैं। अब सपा गठबंधन में सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन कर रही है वो आरएलडी 9 सीटों पर लीड कर रही है। लगभग 30 सीटों पर लड़ी थी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा। जेडीयू एक सीट पर लीड कर रही है। संभवतः ये धनंजय सिंह की सीट होगी, जो मल्लनी में एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि वहां पर पिछले बाईपोल में, अभी 1.5 साल पहले जब बाईपोल हुआ था, तब वहां के लकी यादव जो पारसनाथ यादव के बेटे हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन किए थे। इस चुनाव में एक और लड़ाई चल रही थी। पूरे 402 सीटों पर लड़ाई इस बात की भी थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक 402 में से एक ऐसी सीट है, 403 में से एक सीट ऐसी है जिसे कुंडा विधानसभा कहते हैं। कुंडा विधानसभा में सरकार किसी की भी हो, चलती राजा भैया की है। इसलिए भी लोग देखना चाह रहे थे कि पहली बार समाजवादी पार्टी जिस तरह राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके उन्हें चैलेंज कर रही है, क्या वो हार जाएंगे या जीतेंगे। क्योंकि जनता बहुत बड़ी संख्या में राजा भैया से नाराज थी। कुंडा में आप हर जाति वर्ग के लोगों को राजा भैया के खिलाफ दबी आवाज में ही बोलते हुए देख सकते थे। लेकिन सिस्टम पर इतनी मजबूत पकड़ है राजा भैया की कि जब तक चुनाव नतीजे आखिर ना आ जाएं, कहा नहीं जा सकता कि वो हारेंगे या जीतेंगे। हालांकि अलग अलग टीवी चैनल अलग अलग टाइम पर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे जनसत्ता दल 11-12 सीटों पर लड़ रही थी और 2 सीटों पर लीड कर रही, तो संभव है कि उसमें कुंडा और बाबागंज की सीट पर वो लीड कर रही होगी। आखिर नतीजे क्या होंगे ये नहीं पता। उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक इस बात का संतोष कर सकते हैं कि एक अच्छी फाइट गुलशन यादव दे रहे हैं। जहां राजा भैया के खिलाफ लोग जो खड़े होते थे 1 लाख वोटों से हारा करते थे, हो सकता है कि एक अच्छी फाइट जा रही हो। ये अभी कुछ ही देर में तस्वीर लेकिन क्लियर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 31-32% वोट अकेले पा रही है। 31 से 32% वोट अकेले पा रही है। 12:30 बजे का अपडेट है चुनाव आयोग का। इस बात का तो संतोष ये नहीं कर सकते कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी, हरा दिया। लेकिन इतना बड़ा वोट फीसदी समाजवादी पार्टी को 2012 में भी नहीं मिला था, और ये सिर्फ 346 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का वोट फीसदी है। यानी सपा अलायंस की बात करें तो 36-37% वोट पाते हुए दिख रही है। ये सपा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के लोग हो सकता है कि प्रदेश स्तर पर इस बात का जश्न मनाते ना दिखें, लेकिन अंदर खाने इस बात के लिए खुशी होंगे कि उत्तर प्रदेश की एक धुरी पर जहां भाजपा खड़ी हो गई तो दूसरी धुरी पर समाजवादी पार्टी, और उसमें भी अखिलेश यादव का एक चेहरा स्थापित हो गया। इस बात का बहुत जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी के समर्थक तो खुशी हो जाएंगे। जैसे आरजेडी के लोग को ये बात का संतोष तो है कि बिहार में विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा अब निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव हो गए हैं। अब किस दल का क्या प्रदर्शन है इस बात से आंका जाएगा। जब 2022 का चुनाव है तो अब 2024 की ही चर्चा होगी। इस बीच में गुजरात के चुनाव आएंगे, हिमाचल के चुनाव आएंगे, उसके अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आएंगे। लेकिन सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ केंद्र और लोकसभा के चुनाव पर होगी। जो दल सबसे ज़्यादा मादा रखते थे, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, भाजपा को रोकने का, अगर वो अपने अपने राज्यों के चुनाव में नहीं रोक पा रहे हैं तो केंद्र में कैसे रोकेंगे। 2014 में भी नहीं रोक पाए थे तो 2019 में ये कहा गया कि चलो ठीक है, 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा नहीं रोक पाए थे तो उसकी एक वजह ये होगी कि अलग अलग लड़े थे। 2019 में साथ आए। अब जबकि 2022 में फिर से अलग अलग लड़े और नहीं रोक पाए हैं, तो फिर से उसी प्रयोग पर लोग कितना भरोसा करेंगे। हम देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पर। लोग अभी कुछ लोग बहुत आशावान हैं और हमारे ही कमेंट बॉक्स में हम आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह से इस मतदान को देख रहे हैं। जैसे एक कमेंट ये आ रहा है कि अभी 200 सीटें ऐसी हैं जहां नेक टू नेक टाई है, यानी कि दमदार तरीके से वहां पर मुकाबला चल रहा है, इसलिए उससे नतीजे बदल सकते हैं। आसान्वित हुआ जा सकता है, कहा जा सकता है कि हाँ इस तरह से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन अब उसके इसलिए बहुत मायने नहीं रख जाते कि 12 बजे तक अगर 5-10% का ऊपर नीचे अंतर होता है तब
बिहार में जिस तरह नतीजे आ रहे थे उस तरह का फासला हो तब कहा जा सकता है कि आप लड़ाई में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप ये करें। जैसे एस खान नाम के एक हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि 200 सीट ऐसी हैं जहां अभी 20,000 वोटों की गिनती हुई है। अब 20,000 वोटों की गिनती कोई गिनती होती नहीं है, क्योंकि लगभग 3 लाख के आसपास वोट हैं, 3 से 3.5 4 लाख तक वोट हैं, और हर जगह लगभग 2 लाख के आसपास वोट पड़े हैं। तो अगर ऐसा है तो 10% वोटों की भी गिनती नहीं हुई है। अगर चुनाव आयोग इस आंकड़े को अपडेट कर दे तो सबसे अच्छी बात होगी कि समझ में आ जाए कि अभी कितने फीसदी वोटों की। अगर 10-15% वोटों की ही गिनती हुई है तो अभी तक के सारे आंकड़े एकदम निराधार खारिज किए जा सकते हैं 10-15% पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुरुआती ट्रेंड दिख गया है, और अगर 20-25% वोटों की गिनती हो गई है तो लगभग मोटा मोटा यही होगा, और 50% पार करते ही जो ट्रेंड दिखने लगता है वो समझ में आने लगता है। तो 2-2:30 बजे के बाद जो तस्वीर दिखने लगेगी वो लगभग वही होगी जिससे चुनाव के नतीजे कह सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी बहुत आसान्वित हो सकती है अभी। अगर 15% से कम वोटों की गिनती हुई है तो समाजवादी पार्टी जैसे अपनी टैली बेहतर करती चली जा रही है, उसे ये उम्मीद होगी कि वो बाद में पलटवार करेगी। और समाजवादी पार्टी के समर्थक शायद यही सी बात को उम्मीद कर रहे होंगे कि अगर अभी जहां 20,000, 30,000, 25,000 वोटों की गिनती हुई है, वहां जब लाख, 1.25 लाख वोटों की गिनती होगी तो हम कहां दिखेंगे। अभी अगर हम देखें तो लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो अभी इस बात को, एक तरफा फाइट को नहीं स्वीकार कर रही है। पंजाब में जिस तरह के नतीजे आए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। और अभी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल लाइव कर सकते हैं और अपने जीत के एक तरह की घोषणा कर सकते हैं। अभी समाजवादी पार्टी अलायंस के अब टैली जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है, और हमारे एस खान नाम के एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, मुझे पता था सपा की लहर सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में है। हो सकता है आपको तंज लगे, हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन पिछले 2-4 चुनावों से एक जिम्मेदारी ऐसी ही थोप दी गई है कि भाजपा को रोकने की जिम्मेदारी मुसलमानों के ही कंधे पर है। तो हो सकता है ये व्यक्ति इस बात पर तंज कर रहे हों कि मुस्लिम मोहल्ले में तो एक तरफा लोग कह रहे हैं भाजपा को नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन ना करती तो कहा जाता कि योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 100 वाला जो नारा था, जो बाइनरी थी, वो सफल होती दिख रही है। लेकिन एक अच्छे वोट फीसदी के साथ सपा गठबंधन ने जो फाइट दी है और बसपा 13-14% वोट के साथ जो टिकी हुई है, इसे नहीं कहा जा सकता कि भाजपा, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में जो है वो इस हालत में भी भाजपा के खिलाफ वोट की है। तो नहीं कहा जा सकता कि 80 बनाम 20 का चुनाव हुआ। 80 बनाम 20 का चुनाव संभव भी नहीं है, लेकिन इससे विपक्षी दल बहुत संतोष नहीं कर सकते। उत्तराखंड में जिस तरह से प्रदर्शन भाजपा दिखा रही है, लगभग 2017 वाला रिपीट हो रहा है। और जबकि उत्तराखंड में ज़्यादातर टाइम ऐसे होता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है या फिर मुश्किल से कोई बहुमत पाती है, वो नहीं दिखा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शन है अब उसे जीत माना जा सकता है, क्योंकि अगल बगल कोई नहीं दिख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी 100 का मार्का पार की है, तो हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, आधे पर है और भाजपा को आगे चुनौती दिख सकती है। पंजाब में कैसे देखेंगे, 75, 80, 88, 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिख रही है। 10, 12, 15 सीटों पर प्रतिद्वंदी कांग्रेस दिख रही है। 8, 10 सीटों पर प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली और बसपा का गठबंधन दिख रहा है। तो आप इसे बहुत बड़ी चुनौती नहीं मान सकते हैं। मणिपुर में थोड़ा मिक्स रिजल्ट आ रहा है। मणिपुर मामलों के जानकार जो वहाँ की स्थानीय राजनीति की समझ रखते हैं, उनके लिए रोचक मामला होगा कि वहाँ की स्थानीय पार्टी कैसे प्रदर्शन कर रही है, और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए स्थानीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन बहुत मजबूत और बहुत मायने रखता है। हम चुनाव आयोग से ये देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में, चुनाव आयोग की वेबसाइट से मैं आपको ये देखकर बताने की कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड में जो प्रदर्शन है वो किस पार्टी का वोट फीसदी के मामले में कैसे जा रहा है। जैसे दिख रहा है वहाँ बसपा 1 सीट पर लीड कर रही है चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी 41 सीट पर लीड कर रही है, और इंडिपेंडेंट 2 सीट पर, और कांग्रेस 26% पर। यही है, क्योंकि उत्तराखंड में 70 सीटें
ही हैं। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। ये देखने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने जितना मीडिया मैनेजमेंट और हाइप क्रिएट किया था, वो उस बात को नहीं बदल सकी कि उत्तराखंड में भी तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी ही है। क्योंकि वोट फीसदी के मामले में भी दिख रहा है कि पिछली बार जैसा ही बहुजन समाज पार्टी परफॉर्म कर रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से लगभग 5% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, 3.5% आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब कहाँ कैसे परफॉर्म कर रही है, इस बात का उसे कोई अफसोस ही नहीं होगा, क्योंकि एक जगह लगभग क्लीन स्वीप की हालत में है, एक जगह मेजॉरिटी का मार्का पार कर रही है, वो जगह है पंजाब। सबसे दिलचस्प बात जो कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी इसके पहले किसी भी पूर्ण राज्य में सरकार नहीं चला रही थी। दिल्ली में आधे राज्य, क्या कहें, 1/4 राज्य में उसकी सरकार थी। अब पंजाब में जब इस तरह क्लियर मेजॉरिटी की सरकार आ रही है तो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वहां जा सकते हैं। हालांकि अभी भगवंत मान के चेहरे पर वोट मिला है तो भगवंत मान को ही कुछ दिन तक मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा। और भगवंत मान की लोकप्रियता किस तरह है वो हमें देखने को मिल गई है, क्योंकि 2017 में बड़ी दमदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने देखिए कि अलग अलग दलों में अलग अलग दलों के कार्यकर्ता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और आप टैली पर नज़र बनाए रखिए, हम देश भर के तमाम सोर्सेस से, ECI की वेबसाइट से, अलग अलग न्यूज़ चैनल से ये डेटा उठा करके आपका पहुंचा रहे हैं कि आप एक जगह कई सारे आंकड़े देख सकें और जान सकें कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के चुनाव के नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। धन्यवाद।